इन्वेस्टर्स गाइड में आपका स्वागत है। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा बीता होगा। इस दिवाली पर मैं इन्वेस्टर्स गाइड में आपके लिए एक खास तोहफा लाई हूँ। आज मैं भारत के एक बड़े ही सम्मानित निवेशक के साथ बैठी हूँ, जिन्हें भारत के स्टॉक बाजार का एक बड़ा जानकार भी माना जाता है। ये आज हमें निवेश के बारे में अपनी राय देंगे और हमें ये बताएंगे कि लंबे समय के लिए किया जाने वाला निवेश किस तरह से बड़ा ही आसान काम है। रामदेव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। आपके साथ यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और उन तमाम दर्शकों को भी जो अभी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। रामदेव जी, मैं शुरुआत कर रही हूँ एक बड़े ही आम से सवाल से। हमारा हर निवेशक अपनी ईमेल में हमें पूछ रहा है, वो बस जानना चाहता है कि बाजार बहुत अच्छा लग रहा है, वो साल की शुरुआत से ही अच्छा लग रहा है, तो क्या ये निवेश का सही वक्त है या फिर हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? अभी निवेश करें या फिर एसआईपी के लिए जाना चाहिए? बहुत ऐसे निवेशक हैं जो उस एंट्री पॉइंट के इंतजार में हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने हाथ आया मौका गवा दिया है। आप उन्हें क्या सलाह देंगे जो इस वक्त बाजार में आना चाहते हैं? एक ऐसा निवेशक जो इसे लंबे समय के निवेश के तौर पर देख रहा हो। जहाँ तक सही वक्त की बात है तो मैं इस बाजार से पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कोई इस बाजार का अंदाजा नहीं लगा सकता, फिर भी लोग इस बाजार से जुड़े हुए हैं। इस बाजार के लिए एक बड़ा अभिशाप है कि लोग 1 साल या 2 साल की बात नहीं सोच रहे, बल्कि वो रोज बरोज हर घंटे की बात सोचते हैं। ठीक है, ऐसे में सही वक्त का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। भगवान भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी वजह से हर निवेशक यही चाहता है कि वो मंदी के दौर में ही निवेश करे, जब बाजार नीचे आए तभी वो निवेश करे। मगर मैं इसे सही नहीं मानता। आप उसी वक्त निवेश करें जब आपके पास पैसे हों और जब पैसों की ज़रूरत हो तभी आप उसे बेच दें। अगर आपने काफ़ी शेयर खरीद लिए हैं पर आपको पूरा विश्वास नहीं है तो आप एसआईपी कर सकते हैं, मगर ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी खरीद के समय बाजार सुधर जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार के वक्त से डर जाएं। खरीद का सही वक्त वही है जब आपके पास पैसे हों। भारत में आमतौर पर ये चलन है कि हम अपना पैसा 3 जगहों पर निवेश करना चाहते हैं। दिवाली पर ज्यादातर लोग सोने में, रियल एस्टेट में और फिक्स डिपॉजिट में ही निवेश करना चाहते हैं। इसके बावजूद हम किसी न किसी वजह से इक्विटी को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम लोग लंबे समय के निवेश के लिहाज से इस मामले में कहाँ है? हम सभी के लिए कितना जरूरी है, हम सभी के लिए, कि हम इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि ये तो हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि निवेश का मतलब क्या है। हम तीनों चीजों को किस तरह से पा सकते हैं। पहली चीज है निवेश। ठीक है, निवेश के जरिए हम यही चाहते हैं कि हमारे पैसे बढ़ें। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तब जब हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि आज अगर 1 करोड़ में कुछ चीजें खरीद सकते हैं तो 10 साल बाद उतने ही पैसों से हमें उससे 3-4 गुना ज्यादा चीजें खरीदनी चाहिए। उसका सीधा सा मतलब है कि आपने जो बचत की है उससे आपकी क्रय शक्ति ज्यादा बढ़नी चाहिए। यही है असली मकसद। और सोचिए कि सोने या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने से क्या होता है। असल में ये चीजें इन्फ्लेशन बीटर हैं, या यूं कह लीजिए कि इन्फ्लेशन इक्वलाइजर हैं, बीटर नहीं। इन्फ्लेशन हमेशा टैक्स से बाद बढ़ता है, जबकि फिक्स्ड इनकम पर होने वाली आय टैक्स के पहले होती है। तो असल में ये इक्वलाइजिंग का काम करते हैं और इनसे आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। भारत में मुद्रास्फीति की दर 8 से 9% है। अगर 10 साल में हमें अपनी फिक्स्ड इनकम से अपनी क्रय शक्ति वापस भी मिल जाती है तो ये खुशनसीबी है। तो मैं यही कहूंगा कि फिक्स डिपॉजिट में कभी निवेश न करें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो यही मानता हूं। आपको फायदा तभी मिल सकता है जब आप या तो रियल एस्टेट में निवेश करें या शेयर में, क्योंकि शेयर एक ऐसी चीज है जिससे आपको अभी तक के चलन के मुताबिक 17 से 17.5% का लाभ मिल सकता है बिना कुछ खास किए, क्योंकि इंडेक्स भी करीब 17% है जबकि मुद्रास्फीति करीब 8 से 9%। जाहिर है शेयर ही फायदे का सौदा है, मगर शेयर में भी रोज के कोटेशन होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। अगर इसके बावजूद बुरे से बुरे हालत में भी कमजोर से कमजोर खिलाड़ी भी अपने पोर्टफोलियो में 25% शेयर शामिल करता है, जबकि मेरे जैसा खिलाड़ी तो 100% तक की कोशिश करता है, पर 75% की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2 सितंबर को आपने इकोनॉमिक टाइम्स में एक लेख लिखा था कि आप चाहते हैं कि सेंसेक्स मार्च के अंत तक 28 से 30 हजार पर पहुँच जाए। आपने ये भी लिखा था कि ये बात नई सरकार पर निर्भर करती है कि वो अपने वादे कितने पूरे करती है। इस बात पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सेंसेक्स 30 हजार तक पहुँच जाएगा? इस सरकार का अब तक का काम देख के क्या आप वाकई खुश हैं? मेरे ख्याल से अगली बड़ी घटना, बड़ी वित्तीय घटना अगला बजट ही है। जब ये सरकार इसे प्रस्तुत करेगी तो वो क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, किस तरह से कोई बदलाव करना चाहती है, मुझे तो यही लग रहा है। और शायद इन चीज़ों की वजह से ऐसा जो है वो हो भी सकता है।
मगर अभी जो कच्चे तेल का मूल्य है जो करीब 100, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, वो शायद 88 या 89 पर आ जाएगा या शायद और कम हो जाए। इस तरह से उस वक्त मैंने सेंसेक्स के 30,000 की बात की थी, लेकिन अब 35,000 की बात करता हूँ। वो हालात तो यही इशारा कर रहे हैं, पर ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, सरहद पर गोलियां चल रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी नीचे आ रही है, इन सभी चीज़ों का असर होता है। इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार के तहत अगले 5 साल जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि अगले 5 साल में इंडेक्स कम से कम दोगुना हो जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद तिगुना भी हो जाए। खूब। ऐसे में अगर इस बाजार से कोई दूर रहा तो उसे अपने आप से निराशा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सबका काम करने का अपना तरीका है। कुछ लोगों के पास काफ़ी पैसा है और उनके पास जो है उससे ही वो लोग खुश हैं। वो स्टॉक मार्केट में और आगे नहीं जाना चाहते, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो अपनी फिक्स्ड इनकम से ही खुश रहेंगे। मगर मेरा मानना तो यह है कि अगर कोई सचमुच पैसे कमाना चाहता है तो निवेश के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। मेरी फीड पर आपके लिए कुछ और सवाल आ रहे हैं। विकास अग्रवाल ने लिखा है कि आप उन्हें निवेश का अपना दर्शन बताएं। वो लिखते हैं कि आप कहते हैं कि सही खरीद करें और आराम से बैठें। वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा शेयर टिकेगा जिसे वो खरीद सकते हैं और जिसके लिए वो इंतजार कर सकते हैं। सही खरीद करें और आराम से बैठें, एक बड़ी साधारण सी बात है, और वो किसी भी निवेशक पर लागू होती है, चाहे मेरे जैसा हो या फिर आम निवेशक हो। सही खरीद करनी चाहिए और आराम से बैठना चाहिए। अब सही खरीद क्या है? हमारा एक 4 कोनों वाला फ्रेमवर्क है जिसके 4 कोने हैं, जिसमें क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी, रीजनेबल प्राइस, हम इसे QGLP भी कहते हैं। अब क्वालिटी क्या है? एक ऐसा व्यवसाय जिसे चलाने वाला प्रशासन अच्छा है, हाई क्वालिटी बिजनेस को हाई क्वालिटी मैनेजमेंट चलाता है। उसके बाद ग्रोथ आती है। 2 साल की ग्रोथ को समझना साइंस है, मगर अगले 10, 15, 20 साल की ग्रोथ को समझना एक आर्ट है। आपको हाई क्वालिटी बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए जिसे हाई क्वालिटी मैनेजमेंट चला रहा हो, और इसमें लंबे समय की ग्रोथ पर नजर रखनी चाहिए। और चौथी बात जो है QGL, यानी आपको शेयर उचित मूल्य पर ही खरीदने चाहिए, बहुत सस्ते में नहीं। मूल्य उचित ही होना चाहिए। हो सकता है कि आपको वो बार्गेन प्राइस पर मिल जाए, मगर तब इसे QGLB कहा जाएगा, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एट बार्गेन प्राइस। ऐसा मौका मिले तो आप बिल्कुल मत चूकिए, लेकिन ऐसा मौका बहुत ही कम मिल पाता है। स्टॉक बाजार में ये बात मायने नहीं रखती कि आपने क्या खरीदा है और कितना खरीदा है। अहम यह है कि आप कितने लंबे समय तक टिक सकते हैं, क्योंकि कंपनी रातों रात नहीं बनती। अब देखिए ना इंफोसिस में क्या हो रहा है। वहां पर लीडरशिप ट्रांजिशन की समस्या है। अब उन्हें एक उचित इंसान मिल गया है, सिक्का, जिससे कंपनी फिर से वापसी करने लगे। ऐसी चीजें जो है बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ भी हो सकती हैं। देखा जाए तो हमारे दौर में इंफोसिस भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है, और ऐसी कंपनियों में भी कई बार इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। मगर एक निवेशक को कभी इन कंपनियों पर भरोसा नहीं खोना चाहिए और इनके साथ रहना चाहिए। देखिए आप बाजार में कितना वक्त बिताते हैं। लोग 1994 में भी बाजार में आए थे जब बाजार सिर्फ 200 करोड़ का था, और आज वो 2,20,000 करोड़ का है, यानी 1000 गुना से भी ज्यादा इन 20 सालों में। इसलिए जरूरी है कि आप बाजार में कितना लंबा समय टिकते हैं। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें से कुछ फायदेमंद होंगे, कुछ फायदेमंद नहीं होंगे, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 1x गंवाएंगे, लेकिन कामयाब हो गए तो 1000x कमाएंगे। बढ़िया। अभी तक की बातचीत से हमने यही जाना है कि अगले 5 साल में बाजार और बेहतर होने वाला है। भले ही वो 5 साल के पहले बेहतर ना हो, पर हमें सही खरीद का इंतजार करना चाहिए और QGLP को भी मानना चाहिए। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि मामला जटिल हो तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स कितने काम आ सकते हैं, और हम एक सही सलाहकार की खोज कैसे कर सकते हैं। देखते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स गाइड ET नाउ पर। और जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है उन्हें बता दूं कि हमारे साथ अभी रामदेव अग्रवाल जी हैं, जो हमें अपने निवेश दर्शन के बारे में बता रहे हैं, और हम उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। रामदेव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पहले हिस्से में सही खरीद करे और इंतजार करे की बात की थी, अब आप क्या बताने वाले हैं? हम ये तो जानते हैं कि इस साल बाजार
धीरे धीरे बढ़ रहा है और निफ्टी भी 8,000 तक पहुंच गया था, फिर वो नीचे आने लगा, जिससे बहुत से निवेशकों को लगा कि उन्होंने शेयर बेचने का शायद मौका गवा दिया है, हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, तब शायद हमें काफी फायदा भी हो जाता क्योंकि स्टॉक फिर से नीचे आ गया। अगर हम 10-15 साल के निवेश के तौर पर देखें, ये सही होगा कि हम शेयर खरीदने के बाद इतने लंबे समय तक इंतजार करें, लगातार उसके ऊपर नजर रखें, रिसर्च करें, नतीजे देखें, सोचे कि अभी शेयर बेचना सही होगा या नहीं। आप एक रिटेल निवेशक को क्या सलाह देते हैं? देखिए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब म्यूचुअल फंड की बात भी नहीं थी, उस वक्त बिल्कुल शुरुआती दौर में था। लेकिन 90 के दशक में और ख़ासकर पिछले 10-15 साल में कई म्यूचुअल फंड कंपनियां आ गई और कई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स भी आ गए बाजार में, और अब तो कई बड़े काबिल फंड मैनेजर भी हैं। तो इस वजह से शेयर में निवेश करना अब काफ़ी जटिल भी हो गया है, क्योंकि अब शेयर अपने सम मूल्य पर नहीं आ रहे, वो अब बाजार भाव पर आ रहे हैं 1,500 और 300 में, और अब आंकड़े भी बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गए हैं। तो अगर आप एक बहुत ही समझदार निवेशक हैं और आपने अपना एक खास अंदाज बना लिया, तो आप खुद ही निवेश कर सकते हैं। आपको न किसी की मदद की ज़रूरत है और ना ही शायद ये कार्यक्रम देखने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई शख्स है जिसे पैसा कमाना है मगर बाजार की समझ नहीं है, तो वो अपने पैसे एक विशेषज्ञ को सौंपना पसंद करता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर मुझे दिल की बीमारी है तो अगर मैं डॉक्टर हूं तो अपना इलाज खुद कर सकता हूं, वरना मैं एक बेहतरीन डॉक्टर के पास ही जाऊंगा जो पैसे लेकर मेरा सही इलाज कर सके। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप अपने पैसे उनमें से 2 या 3 लोगों को दे सकते हैं, और ये भी एक तरह से आपका पोर्टफोलियो ही होगा। आप 3 मैनेजर को पैसे दीजिए, अगर आपके पास 30 लाख हैं तो तीनों को 10-10 दीजिए, और ये देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। आपका काम है कि एक अच्छे और काबिल इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तलाश करना। इसके लिए उन लोगों का इतिहास देख सकते हैं, उनके इंटरव्यू देख सकते हैं और तमाम जानकारी जमा कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा अगला सवाल है कि हम एक अच्छा मैनेजर कैसे चुन सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में आज भी तरह तरह के लोग हैं। अगर कोई हर महीने 5,000 रुपए का भी निवेश करना चाहता है तो एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर से लेकर एक पोर्टफोलियो मैनेजर या वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस तक की मदद ले सकता है। मगर सवाल यह है कि उसे कैसे पता लगेगा कि उसकी सलाह सही है या नहीं? देखिए, ये भी वैसा ही है जैसे हम सही डॉक्टर की पहचान करते हैं। अगर आपको दिल की बीमारी है तो आप यही कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से डॉक्टर के पास ही जाएं। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको ये नहीं देखना पड़ता कि कौन महंगा है या कौन सस्ता है। डॉक्टर के मामले में कोई 1 लाख लेता है, कोई 10,000, कोई मुफ्त में भी इलाज कर देता है, और हो सकता है कि मुफ्त में इलाज करने वाला सबसे अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो सभी 2 या 2.5% ही कमीशन लेते हैं, इसलिए यहाँ पैसे की समस्या ज्यादा नहीं होती। ध्यान रखना होता है कि सबसे अच्छा कौन है। इसके लिए आप इनके इंटरव्यू देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जैसे कि उनका पोर्टफोलियो देखा जा सकता है, उनकी निवेश की रणनीति देखी जा सकती है, उनके काम से अंदाजा लगा सकते हैं 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, साल भर के, 3 साल के, 5 साल के। अब आपको और क्या चाहिए? सही कहा। अब तो 24 घंटे चलने वाले ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो दिन रात इस बारे में जानकारी देते रहते हैं, इसीलिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ। इस मामले में काफी शोर मचाया जाता है कि रिजर्व बैंक की क्या नीतियां हैं, फेडरल रिजर्व क्या कह रहा है, या इस तरह की कई दूसरी बातें हैं। क्या ऐसे में एक निवेशक शेयर खरीदकर इंतजार कर सकता है? उसे इन बातों की फिक्र करनी चाहिए या उसके लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती? देखिए, ये सारी बेकार की बातें हैं। मेरे कमरे में तो टीवी भी नहीं है। होता क्या है कि टीवी पर काफी हंगामा मचाया जाता है, एक साथ कई बातें कही जाती हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत सारी बातें एक साथ करते हैं। पर अगर मुझे सिर्फ एक रोटी, एक सब्जी चाहिए तो मैं इंटरनेट से या किसी को फोन करके भी मंगा सकता हूँ। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमें म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के बारे में सलाह देते हैं। उनके एक पोर्टफोलियो में 20 फंड होते हैं तो कई बार 40 स्टॉक होते हैं, जो कुछ ज्यादा ही भटकाने वाले होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने म्यूचुअल फंड या कितने स्टॉक सही होते हैं जिससे कि आप सही तरीके से काम कर सकें और आपके पास थोड़ी विविधता भी हो? देखिए, मैं अपना काम बहुत ही सीमित तरीके से करता हूँ और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपना काम बड़े ही निश्चित तरीके से करना पसंद करता हूँ। मेरा एक व्यवसाय है, एक घर है, और मेरा एक ही मैनेजर है और वो मैं खुद हूँ, और पूरी तरह से शेयर बाजार से जुड़ा हूँ। इसलिए जहाँ तक शेयर की संख्या की बात है तो 15-20 की संख्या काफ़ी होती है। आपको अपना काम पूरे फोकस के साथ करना चाहिए, क्योंकि अच्छा फंड मैनेजर वही होता है जिसे टेबल पर ही कमीशन मिल जाता है। होता क्या है कि आप बाजार में पैसे कमा सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस के बारे में आपकी जानकारी बाजार से बेहतर हो। आप 10 या 15 स्टॉक से ज्यादा के बारे में बाजार से बेहतर नहीं जान सकते, और इस तरह से आपके पास कंपनियों की संख्या जितनी कम होगी आपकी जानकारी भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे में बाजार की जानकारी एक जगह पर जाकर स्थिर हो जाती है और आपकी जानकारी यहाँ होती है। तो कम स्टॉक से आप बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टॉक होने पर बाजार आपको पटक देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास इतनी विविधता रहे कि आप बाजार से आगे रहें, पर वो इतनी ज्यादा भी न हो कि आप बाजार से पीछे रह जाएं।
मैं आपकी एक और फिलॉसफी की बात करना चाहती हूँ जो आपकी वेबसाइट पर मुझे बड़ी दिलचस्प लगी थी, जिसे आप नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। वो क्या है कि देखिए, मैं इकोनॉमिक्स से नहीं जुड़ा हूँ, मगर ये सारा खेल इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। ऐसे में हमें ये देखना है कि भारत का भविष्य क्या है। भारत को आज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब कोई देश ट्रिलियन डॉलर स्टेटस पा लेता है तो वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन जाता है। और भारत को 60 साल लगे हैं। 1947 में हमारा जीडीपी करीब 100 करोड़ डॉलर था, लेकिन 2007 में ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। तो पूरे 60 साल लगे ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में। और उसके बाद अचानक ही भारत की चर्चा भी ग्लोबल फोरम में होने लगी। और अब जब सिर्फ 7 साल बाद 2nd ट्रिलियन में पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए दुनिया के पैमाने पर आज से 10 साल पहले के मुकाबले ज्यादा अहम हो गया है। पहले ट्रिलियन तक पहुंचने में 60 साल लगे, और दूसरे ट्रिलियन तक 7 साल, तीसरे ट्रिलियन तक 3 से 3.5 साल में, चौथा ट्रिलियन आया 3 साल में, 5वां ट्रिलियन आया 2 साल में, 7वां और 8वां ट्रिलियन तो एक ही साल में आ गया। तो अब इसकी अहमियत क्या है? जब हमारी प्रति व्यक्ति आय $1000 पहुंचती है, तब हमारा समझदारी भरा जो खर्च होता है वो करीब $100 होता है। मगर हमारे दूसरे खर्च करीब $900 होते हैं, जो हमारे खाने और घर पर खर्च होते हैं। इसमें सिर्फ वही खर्च शामिल होते हैं जो समझदारी भरे होते हैं। जब हम 1 से 2000 पर आते हैं तो मर्जी से किया जाने वाला खर्च भी 100 से 1000 पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो ग्रोथ की दर है वो बेहतर बिजनेस की वजह से बढ़ी है। $500 की प्रति व्यक्ति आय से हम 6 चैनल्स नहीं चला सकते। भारत में ये तभी हो सकता है जब प्रति व्यक्ति आय करीब $1500 हो। अगर प्रति व्यक्ति आय $800 से $900 हो तो इनमें से एक भी चैनल नहीं चलेगा। होता यह है कि हमारी मर्जी से होने वाला खर्च बढ़ जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी इसमें से कुछ खर्च 30, 40, 50% बढ़ जाता है, और कुछ खर्च 15, 17 या 20% रह जाता है। और बाजार में बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी ये पता नहीं होता कि इसके पीछे का ये खेल है। ये भी एयरपोर्ट के एक तरह से रनवे जैसा होता है। तो अगले ट्रिलियन डॉलर की बात का फायदा हमें अगले 15, 20 या 25 साल बाद नजर आएगा, और इससे भारत को बहुत फायदा होगा। बहुत से लोग यही पूछते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। आज हमारे पास ढेर सारे विकल्प हैं और हमें अपना पूरा ध्यान क्वालिटी पर लगाना चाहिए। पर आप हमें ये बताइए कि हमें एक निवेशक के तौर पर किन सेक्टर्स या किन चीजों या किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। बाजार में आज मूल रूप से 3 तरह की कंपनियां हैं। अगर हम पूरे स्टॉक को लें तो 3 अलग अलग टोकरियों में रख सकते हैं: ग्रेट, गुड, ग्रूसम। ठीक है। ग्रेट कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जो साल के अंत में 100 करोड़ को 120 करोड़ में बदल सकती है। अगले साल वही कंपनी 120 करोड़ को 125 करोड़ पर पहुंचा देती है। 30%, 40%, 50%, 100% तक पहुंचा देती है। तो इस तरह की कंपनियों को असल में ग्रेट कंपनी कहा जाता है। तो इस तरह की मुश्किल से 30, 40 या ज्यादा से ज्यादा 50 कंपनियां हैं। तो इसके बाद बारी आती है गुड, यानी कि अच्छी कंपनियों की। ये कंपनियां बड़ी आसानी से 100 करोड़ को 20% बढ़ा सकती हैं, पर फायदा दोगुना करना हो यानी 20 से 40% तो 100 करोड़ की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से उसका फायदा बढ़ता जाता है। ऐसी कंपनियां ठीक ठाक मुनाफा दे देती हैं, मगर कोई तहलका नहीं मचा सकती। उन्हें ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा निवेश चाहिए, मगर वो अपनी रफ्तार से चलती रहेंगी। समस्या ये है कि लिस्टेड कंपनियों में इनकी संख्या 15% की है, इसलिए कुल मिलाकर ऐसी 500 कंपनियां हैं। बाकी की 4500 कंपनियां ग्रूसम हैं। इनमें निवेश करना खुदकुशी करने जैसा है, और इनकी संख्या भी बहुत है। अब ग्रूसम क्या है? ग्रूसम वो कंपनी है जो अपनी पूंजी से कम कमाती है। इनकी पूंजी का खर्च 13, 14, 15% होता है, और वो मुश्किल से 7, 8, 9% कमा पाती हैं। ये भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये समस्या निवेशक की नहीं है बल्कि उस कंपनी की है। समस्या ये है जिस शख्स ने अपना 100% निवेश किया है वो चाहता है उसका व्यवसाय दुगना बढ़े। ऐसे में होता यह है कि उसकी आय कम होती है। वो 10,000 करोड़ की पूंजी लगाकर 700 करोड़ कमा रहा है। अब अगर वो 700 करोड़ से 1400 करोड़ मुनाफे तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए 10,000 करोड़ और चाहिए। तो 700 करोड़ के मुनाफे के लिए 10,000 करोड़ बर्बाद कर देता है। इसके बाद भी वो फायदे में है। नुकसान में होने के बाद भी कंपनियां विस्तार करना चाहती हैं और अपना नुकसान और बढ़ाती हैं। मेरा मतलब है कि हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो ढूंढना चाहिए जो ऐसी कंपनियों का हो जो ग्रेट और गुड की श्रेणी में आती हो। और सच कहूं तो मैं तो यही मानता हूं कि उस कंपनी में एक निवेशक जो 1.5, 2 या 2.5% की फीस देता है, उसमें से 90% अच्छी कंपनी की खोज के लिए होता है, जिससे बुरी कंपनियों से बचा रहता है। बुरी कंपनियां भी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो जाती हैं, यहां तक कि मेरे पोर्टफोलियो में भी। तो फिर आपकी क्या बात है? क्योंकि सस्ती होने की वजह से किसी भी पोर्टफोलियो में जगह पा लेती हैं। जब वो 3P या 4P की खबर सुनते हैं या ये खबर आती है कि ये कंपनी उस कंपनी को ले रही है, तो ये नुकसान का सौदा होगा, क्योंकि
तब ये आपके खरीद मूल्य से भी नीचे चली जाती है और अच्छे समय में बुरी कंपनियों को खरीदने से हमारे पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए दर्ज हो जाती हैं। तो एक बात गांठ बांध लें कि इस दिवाली पर और इस दिवाली के बाद से कभी निचले स्तर की कंपनियों में निवेश नहीं करेंगे, चाहे वो सस्ती हों। सही कहा। तो आप भी अब निचले स्तर की कंपनियों में निवेश मत कीजिएगा, भले ही वो सस्ती होती हैं। हमें फिर से ब्रेक लेना होगा, मगर वापस आने के बाद हम बात करेंगे ईटी सर्फ, इंडेक्स सर्फ की, और देखेंगे कि क्या उससे उन्हें फायदा हो सकता है जो सही फैसला नहीं कर पाते। और हम रामदेव जी से ये भी पूछेंगे कि उन्होंने पिछले 30 साल में निवेश करते वक्त कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। आप देखते रहिए। स्वागत है ईटी नाउ पर। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स गाइड। दिवाली की शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ रामदेव जी बैठे हैं और वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसा निवेश करना चाहिए। रामदेव जी, हमें इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रियेश चौकसी ने पूछा है कि क्या आप युवा निवेशकों को भविष्य के लिए ट्रेडिंग करने का सुझाव देंगे? फ्यूचर ट्रेडिंग और निवेशक दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं पुराने दौर का हूँ और मैंने बहुत से बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज और ट्रेडर्स देखे जिन्होंने पैसे कमाए और नुकसान भी उठाया, मगर मैंने आज तक किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा है जिसने सिर्फ ट्रेडिंग से ही अच्छा खासा पैसा कमाया हो। असल में ज़्यादातर लोग ये दोनों ही काम करते हैं। अपना लगभग 70% पैसा निवेश करते हैं और बाकी जो बच जाता है उससे वो ट्रेडिंग करते हैं। तो युवा निवेशकों से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो निवेशक बने और वो नौजवान हों। उन्हें ट्रेडिंग को अपना भविष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए। इसके लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निवेश के खेल को अगर अच्छी तरह से समझना हो तो जैसा कि आपने कहा कि फ्यूचर ट्रेडिंग और निवेश एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि निवेश का बुनियादी मतलब है आपने कंपनी का प्रदर्शन देखा है, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दिवाली के मौके पर हम लोगों को यही सलाह देंगे कि वो जुआ ना खेले, मगर ये एक ऐसा काम है जो वो कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुनील दोषी ने लिखा है कि एक निवेशक के तौर पर आपने आज तक इन 30 साल के दौरान सबसे बड़ी गलतियां कौन सी की है, उनके बारे में बताइए ताकि हम भी कुछ नसीहत ले सकें। सच कहूँ तो शुरुआत के 15 साल में मैंने गलतियां ही ज़्यादा की हैं, लेकिन 1994 में जब मैंने बड़े बड़े निवेशकों के लेख पढ़े तब जाकर मेरा दिमाग भी खुला और उसके बाद मैं बड़े ही अनुशासित तरीके से निवेश करने लगा। मगर उसके पहले तो आलम यह था कि मैं बार बार गलतियां ही करता जा रहा था। और अगर हाल के दिनों की बात करें तो कुछ ही समय पहले मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे जिसका नाम था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए मुझे याद है कि मैंने करीब 1011 के भाव से शेयर खरीदे और उन्हें 150 के भाव से बेच दिया। मतलब कोई ख़राब मैनेजमेंट के प्रति आगाह करे तो हमें ध्यान देना चाहिए, मगर मैं ज़िद्दी हूँ। अगर कोई कंपनी पसंद आ जाए या उसका काम करने का तरीका तो मैं उसकी ओर जाता हूँ। एक वक्त ऐसा भी था जब मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देता था, यही मानता था कि अगर मैनेजमेंट दोयम दर्जे का है तो भी कंपनी की साख काम आ सकती है। मैंने यहीं से शुरुआत की थी। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है मगर कंपनी की साख खराब है तो मैं फंस जाता हूँ। मेरे ख्याल से अच्छा व्यवसाय करने और काबिल लोगों के बाद भी अगर साख अच्छी नहीं है तो उससे दूर ही रहना चाहिए। और बाद में तो ज़्यादातर लोग इसी बात की सलाह देने लगे। तो मुझे लगता है कि हम जानबूझकर ख़राब मैनेजमेंट वाली कंपनी या कह लीजिए कि ख़राब साख वाली कंपनी में निवेश करेंगे तो ये आगे चलकर हमारे लिए भारी पड़ सकता है। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। इससे मेरे स्टॉक के विकल्प ज़रूर कम हो जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ख़राब साख वाली कंपनी में निवेश करने से ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर होते हैं। अक्सर हमारे शो में उनकी चर्चा भी होती है। हमारे इन्वेस्टर्स गाइड में जो सबसे दिलचस्प लगा वो था नैस्डैक में निवेश करना, क्योंकि भारत के बाजार के हिसाब से उसमें निवेश करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मगर अब बाजार का रूप बदला है और निवेशक भारत में भी पैसा लगाने लगे हैं, खास तौर पर। तो क्या आपको लगता है कि हमें ETF के जरिए ग्लोबल निवेश पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए? क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, हमें ग्लोबल इक्विटीज़ पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, मगर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उसे अच्छी तरह समझ न लें। तो अगर आपके मन में अमेरिका या अमेरिका के टैक्स सेक्टर को लेकर कोई संदेह है तो जाहिर है कि आप इससे दूर ही रहेंगे। मगर
मुझे लगता है कि आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी बेहद ज़रूरी हो गई है और मेरे हिसाब से नैस्डैक से बेहतर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पास काफ़ी विविधता भरा इक्विटी पोर्टफोलियो है और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि हमें अपना पैसा नैस्डैक ETF के जरिए निवेश करना चाहिए। उसके साथ एक बड़ी अच्छी बात यह भी है कि वो दुनिया भर की कंपनियों के साथ उसका बाजार व्यवसाय ग्लोबल करता है, उनके पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रॉक्सी है और पोर्टफोलियो भी लगातार बेहतर हो रहा है। अगर कल को एप्पल उपभोक्ताओं की कंपनी बन जाती है तो वो कई दूसरे एप्पल ढूंढ सकते हैं, वो गूगल को ला सकते हैं, किसी और को ला सकते हैं। इस तरह से हम उनके साथ हमेशा आला दर्जे की टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन निवेशकों को एक खास फंड को ढूंढना बहुत मुश्किल काम लगता है, और सच तो ये है कि आज हमारी दुनिया में विकल्प के तौर पर ढेर सारे फंड हैं, तो क्या निफ्टी और ETF का चुनाव करके अगले 5 साल तक उनसे जुड़ी रहती हूँ तो मुझे फायदा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जहाँ तक पैसों की बात है तो वो सुरक्षित रहेगा। आपको ऐसे जोकर की बातों में नहीं आना होगा जो ये कहता है कि आपके लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है। आपने वहाँ जो पैसा लगाया है वो इंडेक्स के मुताबिक बढ़ेगा। अगर वो 17% या 20% होता है तो आपको कम से कम उतना तो मिलेगा ही, और अगर अंतर आया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा प्रतिशत का आएगा। तो इससे आपके शेयर के निवेश का काम तो हो जाएगा, लेकिन इससे आप अगर आगे जाना चाहते हैं, अल्फा तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन दिवाली का मौका है, और क्या आप दिवाली के तोहफे के तौर पर हमारे दर्शकों को कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे उन्हें अगले 10 साल निवेश से फायदा हो सके? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदें, खासकर भारतीय कंपनियों के, और कभी ट्रेड न करें और बाजार को सीमा में न बांधें। जितने लंबे समय निवेश जारी रखेंगे उतना फायदा होगा। और भले ही आप अपने पैसों का 10 या 20% ही निवेश कर रहे हो, पर लंबे समय के लिए करें। डरे नहीं, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अंत में फायदा आपको मिलेगा, खासकर शेयर से, क्योंकि अच्छे शेयर के लिए कहा जाता है उतार अस्थायी होता है मगर चढ़ाव स्थायी होता है, लेकिन बुरे शेयर्स के लिए उतार स्थायी होता है, चढ़ाव अस्थायी। ठीक है, मैं इतने से नहीं मानने वाली, क्योंकि मुझे एक और तोहफा चाहिए। वो ये कि जब भी आप हमारे स्टूडियो में आएंगे तब हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आपके दर्शकों के लिए कुछ भी करूंगा। तो दोस्तों, आपको भी कुछ पूछना हो तो स्क्रीन के निचले हिस्से में दिख रहे हमारी ईमेल ID पर सवाल लिख भेजें। इसके अलावा मेरे और रामदेव जी के ट्विटर हैंडल पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल भेजिए, हमारा वादा है जब भी रामदेव जी स्टूडियो में आएंगे उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। इन्वेस्टर्स गाइड में आज इतना ही। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका आने वाला साल खुशियों और समृद्धि से भरा हो। आप अच्छी तरह से निवेश करें। ET नाउ देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।